अब शुरुआत करते हैं। काशीराम को समझना है तो बचपन से जाना पड़ेगा। काशीराम के जन्म और उस बाबा की भविष्यवाणी को समझना पड़ेगा। पंजाब का रोपड़ जिला, वहां पर एक छोटा सा गांव है खवासपुर, जिसे कुछ सरकारी कागजों में पीरथीपुर बुंगा भी कहते हैं। यह एक ऐसा गांव था जहां किसी भी इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी जाति से होती थी। कौन बड़ा है, कौन छोटा, किसे इज्जत मिलेगी, किसे नहीं, यह सब बच्चे के पैदा होते ही तय होने लगता था। उसी गांव में 15 मार्च साल 1934 को एक बच्चे का जन्म हुआ। गांव के पुराने लोग और कुछ पुरानी चली आ रही कहानियां कहती हैं कि उनके पैदा होने से पहले ही गांव के एक बाबा ने कहा था कि इस घर में जो लड़का आएगा वो बहुत नाम कमाएगा, इतिहास बदल देगा। बुजुर्गों ने उसी बाबा के नाम पर बच्चे का नाम रखा कांशीराम। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह बच्चा एक दिन पूरे देश की राजनीति को उलट पुलट कर रख देगा। उनका परिवार जो है वो रामदसिया सिख समाज से था। ये वो समाज था जो बरसों से छुआछूत और भेदभाव का दर्द झेल रहा था। कहने को तो परिवार ने सिख धर्म अपनाया था, लेकिन जमीन पर हकीकत नहीं बदली थी। गांवों में जाति का पहरा अभी भी उतना ही कड़ा था। कौन किसके साथ बैठेगा, किसके घर जाएगा, किस बर्तन में पानी पिएगा, सब पहले से तय था। मगर उनका परिवार बाकी गरीब परिवारों से थोड़ी बेहतर स्थिति में था। इसकी वजह थी फौज, क्योंकि दादा ढेलू राम अंग्रेजों की फौज में रह चुके थे। फौज की नौकरी से जो पैसे मिले उससे थोड़ी जमीन खरीदी, चमड़े का काम शुरू किया। घर में कड़ा अनुशासन था, मेहनत थी और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई लिखाई की कीमत समझी जाती थी। पिता हरि सिंह हर हाल में अपने बेटे को पढ़ाना चाहते थे और इसी सोच के साथ स्कूल भेज दिया। लेकिन स्कूल की चौखट पर कदम रखते समझ में आया कि इस देश में पढ़ाई से पहले जाति देखी जाती है। गरीब समाज के बच्चों को बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता था। उनके पीने का मटका भी अलग था। छोटा सा बच्चा हर दिन ये सब देख रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि इस देश में अपनी प्यास बुझाने के लिए भी अपनी जात बतानी पड़ती है। हरि सिंह को जब इस भेदभाव का पता चला तो हार मानने के बजाय स्कूल में हंगामा किया और फिर बेटे का स्कूल बदलवाया। लेकिन स्कूल बदल जाने से समाज की सोच थोड़ी बदलती है। गांव की गलियों से लेकर क्लासरूम तक हर जगह जाति जो थी वो रास्ता रोके हुए खड़ी थी। धीरे धीरे वो समझ रहे थे कि इस देश में कुछ लोगों को इज्जत बिना कुछ किए मिल जाती है और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें इंसानी हक पाने के लिए भी पूरी जिंदगी दांव पर लगाना पड़ता है। यही वो दौर था जब उनके मन में इस नाइंसाफी के खिलाफ पहली बार आवाज उठी, जिसने आगे चलकर एक महाक्रांति का रूप ले लिया। दरअसल काशीराम बचपन से चुप रहने वाले इंसान नहीं थे। उनके भीतर एक अजीब सी छटपटाहट और गुस्सा थी जो अपमान देखते ही फूट पड़ती थी। लंबा कद, मजबूत शरीर और तेज मिजाज। वे बाकी बच्चों की तरह सब कुछ चुपचाप सहना नहीं सीख रहे थे। उनके भीतर आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा था। उनके ताऊ बसंत सिंह के पुराने किस्सों को अगर सुने तो गांव में एक बार किसी ऊंची जाति के कुछ लोगों ने खेतों में काम करने वाले गरीब मजदूरों को डराने धमकाने की कोशिश की। उनकी बातों में अहंकार था जो इन मजदूरों को बराबरी का इंसान मानने को तैयार नहीं था। लेकिन पास खड़े काशीराम सुन रहे थे। उनका गुस्सा बेकाबू हुआ। गांव के बुजुर्ग याद करते हुए कहते हैं कि बिना डरे वहीं रखी कुर्सी उठाई और तान दी उन लोगों पर। उस दौर में उस बच्चे के तेवर को देखकर सभी हैरान थे। तब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह गुस्सा एक दिन करोड़ों लोगों की आवाज बन जाएगा। खैर, पिता की जिद की वजह से पढ़ाई का वो सिलसिला जारी रहा। वे पढ़ने में तेज थे। उस दौर में उनके समाज में किसी का कॉलेज पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी। लेकिन रोपड़ के सरकारी कॉलेज से विज्ञान में उन्होंने बीएससी की डिग्री ली। कॉलेज के इन दिनों में उनकी सोच का दायरा और बड़ा हुआ। अब वे सिर्फ अपने गांव का भेदभाव नहीं देख रहे थे बल्कि पूरे सिस्टम को समझने लगे थे। उन्हें साफ समझ आ गया था कि जाति का यह जहर सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं है, ये कॉलेजेस में है, नौकरियों में है, बड़े दफ्तरों में है और सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में है। उनके भीतर सिर्फ एक कामयाब इंसान बनने की इच्छा नहीं थी, बल्कि इस व्यवस्था से सीधे टकराने की इच्छा थी, बेचैनी थी और इसके लिए भीतर ही भीतर खुद को तैयार कर रहे थे। वैसे काशीराम जी की जिंदगी में जाति का यह दर्द सिर्फ स्कूल या कॉलेजों तक सीमित नहीं रहा। इसने घर के भीतर एक ऐसी आग जला दी जिसने उनकी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। स्कूल के दिनों की बात है। एक दिन दोपहरी में जब वे घर लौटे तो मां ने हाथ में खाने का डिब्बा थमाते हुए कहा कि बेटा, यह खाना सीधे रोपड़ कैनाल के सरकारी गेस्ट हाउस चले जाओ, तुम्हारे पिता वहां काम कर रहे हैं, उनको दे देना। जब तपती धूप में उस बड़े से सरकारी बंगले पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वो ठिठक गए। पिता हरि सिंह पसीने से भीगे थे और बिना रुके छत से लटक रहे एक बड़े से कपड़े के पंखे की रस्सी खींच रहे थे। उस दौर में इसे बेगार कहा जाता था।
यानी बड़े लोगों या अफसरों के लिए बिना पैसों के मुफ्त में मजदूरी करना। ये देखकर उस बच्चे का दिल बैठ गया। उसने अपने पिता से पूछा कि पापा, आप इतनी भीषण गर्मी में एक साहब के लिए पंखा काहे खींच रहे हैं और दूसरे हाथ से खुद को हवा क्यों नहीं करते? पिता ने बेटे की तरफ देखकर बड़ी बेबसी से कहा कि बेटा, मैं तो एक मामूली मजदूर हूं, मेरा काम साहब को हवा देना है, खुद को हवा करना मेरी किस्मत में नहीं। पिता की लाचारी छोटे से बच्चे के सीने में एक गहरे घाव की तरह छुप गई। वे जिंदगी भर के लिए इस बेगार और गुलामी की व्यवस्था को मिटाने की कसम खा लेते हैं। सालों बाद जब वे देश की राजनीति के सबसे बड़े नेताओं में शुमार हुए और सांसद बनकर उसी रोपड़ कैनाल के वीआईपी गेस्ट हाउस में रुके, तो रात के सन्नाटे में अचानक आंख खुली। उनके करीबियों के अनुसार बिस्तर से उठे, कमरे का दरवाजा खोला और बाहर बरामदे की तरफ देखने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके बुजुर्ग पिता आज भी वहीं खड़े होकर किसी साहब के लिए पंखे की रस्सी खींच रहे हैं। उसी वक्त उन्होंने अपने साथियों से कहा था कि मेरे पिताजी ने तो जिंदगी भर दूसरों के लिए पंखा खींचा, लेकिन मैं अपने लोगों के पैरों से गुलामी की जंजीरें इस कदर तोड़ूंगा कि आने वाली पीढ़ियां किसी के सामने पैसों के लिए इस तरह की मजदूरी नहीं करेंगी। साल 1956 बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद काशीराम नौकरी की तलाश में थे। परिवार में खुशी का माहौल था। रिश्तेदारों को लग रहा था कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। उस जमाने में शोषित समाज के एक लड़के की सरकारी नौकरी किसी सपने के सच होने जैसी थी, लेकिन काशीराम के भीतर का विद्रोह शांत नहीं हुआ था। पढ़ाई के बाद वो पंजाब से बाहर निकले, देहरादून पहुंचे, जहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करना शुरू किया। वे साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। परिवार को पूरी उम्मीद थी कि बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, समाज में रुतबा होगा, घर की गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन वे सिर्फ अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे थे। इस दौरान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक परीक्षा पास की, लेकिन नौकरी की शर्त थी कि ज्वाइन करने से पहले बॉन्ड भरना होगा, जिसके तहत वे एक तय समय तक नौकरी नहीं छोड़ सकते थे। बहुत से लोग बिना सवाल की आंख मूंद कर यह शर्त मान लेते, क्योंकि सरकारी नौकरी एक बड़ा सपना होती है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूर बनकर काम नहीं करेंगे। यह उनके कड़े स्वाभिमान की पहली बड़ी गवाही थी। वे किसी के नीचे दबकर जीने को तैयार नहीं थे। इसके बाद साल 1958 में पुणे की डिफेंस लेबोरेटरी में रिसर्च असिस्टेंट की पक्की सरकारी नौकरी मिली। अब वे एक वैज्ञानिक की सुरक्षित जिंदगी जी रहे थे। अच्छा पैसा, इज्जत, शानदार भविष्य। बाहर से दिखने पर सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन पुणे के इसी लैब में कुछ साल बाद एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पुणे की लैब में बाबा साहब की किताब और बदल गए काशीराम। दरअसल पुणे की उस सरकारी लैब में वैज्ञानिक के पद पर काम करते हुए उनकी जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी। वे अपने काम में माहिर थे और उनका लक्ष्य एक बड़ा वैज्ञानिक बनने का था। लेकिन यह वही दौर था जब देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार भी पढ़े लिखे दलित युवाओं के बीच अपनी जगह बना रहे थे। वे भी समाज को एक नए नजरिए से देखते थे। तभी लैब में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने उनके भीतर के गुस्से को बाहर निकाल दिया। उस लैब में बुद्ध जयंती और अंबेडकर जयंती पर सरकारी छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन अफसरों को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने इन दोनों छुट्टियों को खत्म कर दिया और उनकी जगह दूसरे नेताओं की जयंती पर छुट्टी का ऐलान किया। कर्मचारियों के लिए ये सीधे सीधे आत्मसम्मान पर चोट दी। सब नाराज थे, लेकिन नौकरी जाने के डर से कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं था। तभी राजस्थान के एक बेहद साधारण परिवार से आने वाले छोटे कर्मचारी दीना भाना ने चुप रहने से मना कर दिया। उसने अफसरों को लिखित शिकायत दी कि अंबेडकर जयंती की छुट्टी बहाल की जाए, क्योंकि यह उनका संवैधानिक अधिकार है। अफसरों ने दीना भाना पर दबाव बनाया, धमकियां दी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। नतीजा यह हुआ कि दीना भाना को नौकरी से निकाला गया। वे ये सब कुछ बहुत करीब से देख रहे थे। जाति के नाम पर होने वाला रोज रोज का यह व्यवहार उन्हें मानसिक उत्पीड़न जैसा लग रहा था, और यही वो पल था जहां कायदों के बीच घिरा वैज्ञानिक सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहा, बल्कि उसके भीतर का आंदोलनकारी भी जागने लगा। उन्होंने दीना भाना का साथ देने का फैसला किया, बाकी कर्मचारियों को इकट्ठा करना शुरू किया, रैलियां आयोजित की, अफसरों के खिलाफ आवाज उठाई। मामला इतना बढ़ा कि तत्कालीन रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान तक पहुंचा। जांच बैठी और आखिरकार दीना भाना को उनकी नौकरी वापस मिली। अंबेडकर जयंती और बुद्ध जयंती की छुट्टियां एक बार फिर से बहाल की गई, और इसी कड़े संघर्ष के बीच उनके हाथ बाबा साहब की ऐतिहासिक किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का उच्छेद लग गई। उनके जीवनकारों के अनुसार इस किताब को पढ़ते हुए पूरी रात वो सो नहीं सके। उस रात उनके भीतर के वैज्ञानिक
का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया और उन्हें समझ में आया कि लैब में केमिकल का प्रयोग करने ज्यादा इस देश की सामाजिक व्यवस्था को बदलना है। और यहीं से एक नए काशीराम की शुरुआत हुई।